बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर बेटे 7 हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है, स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर है हमारा ये वाला। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है बेटा सबसे पहले डेवलप किया गया 1912 में। दो साइंटिस्ट थे, विलियम हैनेब्रैग एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को जो है और डिस्कवर किया, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्ट्रक्चरल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स और डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। एक्चुअली जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, एटम की अरेंजमेंट होती है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बेटे उसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इन दो को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1915 के अंदर। इससे क्या किया गया बेटे, एनालाइज्ड करते हैं सेवरल डाइवर्स सब्सटेंसेस, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ साल्ट्स हैं जो हम केमिस्ट्री वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कुछ मेटल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और कुछ मिनरल्स लाइक विटामिन्स वगैरह। ठीक है, विटामिन्स वगैरह जो हैं उसको डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हम लोग जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इन मिनरल साल्ट्स या प्रोटीन्स वगैरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कैसे वर्क करती है। तो एक्सरे जो हैं, एक्सरेज बेटा हमें पता है कि एक हाईली पेनिट्रेटिंग बीम्स की शक्ल में होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये कुछ रेज हैं जो खारिज होती हैं। एक्सरेज बीम्स जो हैं ये स्ट्राइक करती हैं क्रिस्टल्स के ऊपर, एटम्स के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, और ये उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताती हैं। आगे हम लोग फॉर एग्जांपल देखें कि बेटा अगर हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, और इस क्रिस्टल्स के ऊपर अगर हम लोग यहाँ से एक्सरेज जो हैं इसके ऊपर पेनिट्रेट करें, इसके ऊपर जो है इसकी बम्बार्डमेंट करें, तो जब ये एक्सरेज यहाँ से इसके ऊपर टकराएंगी तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो क्रिस्टल होगा, ये टूट जाएगा छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह के अंदर। अब जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिस जगह पे जाके गिरेंगे, जहाँ पे जाके ये बैठेंगे या जिस जगह पे जाके ये डिफ्रैक्ट करेंगे, इनकी डिफ्रैक्शन होगी जिस पॉइंट के ऊपर जाके, तो इनकी डिफ्रैक्शन से हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर पहला मॉलिक्यूल्स इस जगह पे गिर रहा है, दूसरा इस जगह पे गिर रहा है, तीसरा, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस प्रोटीन का या लाइक इस जो सब्सटेंस हम जिसका एनालाइज कर रहे हैं, जिसका क्रिस्टल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से लाइक हमारे पास हो। तो ये समझ लें कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स की मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है उनकी, उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल्ड 3D एंगल में देखने के लिए हम लोग जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह जो हैं ये डिफ्रैक्टेड होते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, सेवरल डायरेक्शंस के अंदर। देन फिर क्या करते हैं हम लोग, जिस एंगल पे जाके या जितनी एंटिटीज़ के साथ, ठीक है, जितनी इंटेंसिटी उसकी होती है उस एटम के या उस मॉलिक्यूल के गिरने की, तो उससे हम लोग जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसकी 3D पिक्चर जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो हम ये लिखा हुआ है फ्रॉम द एंगल एंड इंटेंसिटीज़ ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, वो बीम आके टकराई उसकी इंटेंसिटी कितनी थी और एटम कितने पॉइंट पे जाके, कितने एंगल पे जाके, किस किस एंगल पे जाके वो जो है डिफ्रैक्ट हुआ है, कितने एंगल पे जाके वो बिखरा है, तो उससे हम लोग जो है 3D पिक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए जिस कह लो के सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो सकता है कि हमारे पास जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उसकी टेक्निक जो प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स क्योंकि हमें पता है कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसका स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, हर प्रोटीन एक जैसी नहीं होती, तो हमने प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो प्रोटीन सबसे पहला पॉइंट है बेटे हमारे पास प्रोटीन्स क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स कि हमने सबसे पहले प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स बनाने। एक प्रोटीन है और प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास हमें पता है जी लीनियर फॉर्म में है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स के। तो हमने प्रोटीन्स को क्रिस्टलोग्राफी के लिए लेके जाने से पहले उसके क्रिस्टल्स बनाना ज़रूरी है। टर्निंग अ प्योरीफाइड प्रोटीन्स, एक जो प्योर प्रोटीन है, जो प्योरीफाई की हुई प्रोटीन्स है, उसको हमने सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। पहले क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि क्रिस्टल्स आर नीडेड बिकॉज
अरेंजमेंट जो है प्रोटीन्स की वो हमें रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स के अंदर नज़र आ सके। अगर एक प्रोटीन्स का पहला जो है वो कह लो कि अमीनो एसिड ऐसे लगा हुआ है, दूसरा इस जगह पे लगा हुआ है, तीसरा इस तरीके से लगा हुआ है, तो हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारी जो प्रोटीन है एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर है किस तरह का। तो उसमें एटम्स की अरेंजमेंट को डिस्कस करने के लिए हमें उस क्रिस्टल्स को जो है वो डिफरेंट उसके रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। क्रिस्टल्स बेटा हम लोग कैसे बना सकते हैं प्रोटीन्स के? सबसे पहले आपने वो प्रोटीन जो ली है उसको स्लोली मिक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता से सॉल्यूशंस के अंदर। डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें डिफरेंट मिनरल्स जो वगैरह जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाटर वगैरह की कंसिस्टेंसी या कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर आयंस वगैरह की वो हमने मेंटेन की हुई होती है आर्टिफिशियल तरीके से। तो हम लोग उस प्रोटीन्स को जो है वो मिक्स करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टाइक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे बेटे हम लोगों ने कंट्रोल किया होता है सारा। किस चीज़ को कंट्रोल करना है हमने यहाँ पे जब उस प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज्ड करना है तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, उस सॉल्यूशन की पीएच कंट्रोल होनी चाहिए और उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको किसी भी अनस्टैंडर्डाइज्ड तरीके के साथ जो है उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, जितनी मर्जी प्रपोर्शन उसके इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। इनको एक स्टैंडर्डाइज्ड वे के अंदर हम लोगों ने जो ऐड करना है, लाइक ये सारा हमारे पास जो है कंट्रोल प्रोसीजर है जिसमें टेम्परेचर, पीएच और साल्ट की कंसंट्रेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जैसे ही बेटा हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टल्स की शक्ल में बना लेते हैं, क्रिस्टल्स हमारे पास बन चुकी होती हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब हम लोगों ने जो क्रिस्टल बनाया हुआ एक्चुअली हमने उसका करना है, उसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्रैक्ट करवाना है। डिफ्रैक्ट कराने का प्रिंसिपल मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। जो माउंटेड हैं हमारे पास जो प्रोटीन्स बन चुकी हैं एक्चुअली उस प्रोटीन्स के ऊपर बेटे हम लोगों ने एक्सरेज डालनी है। हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को लेते हैं और उस प्रोटीन को लेके लाइक फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास वो ये प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम लोग लेते हैं और उस प्रोटीन्स को एक्सरेज मशीन के ऊपर डालते हैं। वो एक्सरेज क्या करती हैं, उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से एक्सरेज डालते हैं। एक्सरेज का डालने से क्या होता है, एक्सरेज बम्बार्डेड ऑन क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के ऊपर हमने एक्सरेज को बम्बार्ड किया। ठीक है, उसकी बम्बारमेंट सीरीज ऑफ स्पॉट इज क्रिएटेड। जब इसके ऊपर क्रिस्टल्स के ऊपर डालते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो है इस तरीके से छोटे छोटे से स्पॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स जो हैं वो हमारे पास थोड़े छोटे छोटे निशान हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब ये स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन करना, प्रोटीन को क्रिस्टल बनाने के बाद उसके ऊपर एक्सरेज जो है उसको पेनिट्रेट करना, एक्सरेज को डालना और उसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है उसको डिफ्रैक्ट करवाना और उसके स्पॉट्स बना लेना। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेंसिटी मैप। अब इन स्पॉट्स की डेंसिटीज़ क्या होगी, लाइक ये स्पॉट्स उस क्रिस्टल से निकले और वो क्रिस्टल किसका था, प्रोटीन का। तो हम यहाँ से इन स्पॉट की मदद से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी कितनी डेंसिटी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये डिफ्रैक्टेड करते हैं। तो एंगल एंड इंटेंसिटीज ऑफ स्पॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल, कि इस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स पाए जा रहे थे पहले, जब उसके ऊपर एक्सरेज डाली तो वो कितने एंगल पे जाके, ये स्पॉट किस एंगल पे निकला, ये स्पॉट किस एंगल पे निकला, ये वाला स्पॉट किस एंगल पे आ रहा है, ये स्पॉट किस एंगल पे आ रहा है। तो डिफरेंट स्पॉट्स हमारे पास डिफरेंट एंगल्स पे आते हैं। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं इससे कि हमारे पास जो क्रिस्टल था उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट थी वो किस तरीके से अरेंज थी। ठीक है, वो किस तरीके से हमारे पास पड़ी हुई थी। तो इसको सारे प्रोसीजर को करने के लिए लाइक हमें कैसे आइडिया होगा कि स्पॉट इस जगह पे था तो पहला एटम ये होगा, सेकंड ये होगा। तो ये सारा काम जो है बेटे कंप्यूटराइज्ड है। हम लोग इसके लिए कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर हम कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्टेप भी हमारा ये है। जो डाटा हम लोग ले लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं। ये जो लाइक हमारे पास ये जो स्पॉट्स बन चुकी हैं, इन स्पॉट्स को बेटा हम लोग एनालाइज करेंगे मैथमेटिकली कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स के ज़रिए। जो कैलकुलेशन हमारे पास इकट्ठी होती है उस कैलकुलेशन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं डाटा को इनटू 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस डॉट की मदद से, स्पॉट की मदद से हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोटीन जो है वो बनी हुई है, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा हमारे पास। ओके बच्चों, आई थिंक से आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।